मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौगांव। आज हम बीए पार्ट सेकंड में राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड के अंतर्गत संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्था प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। एक एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, दूसरी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन सत्ता एक जगह से संचालित होती है और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का जो केंद्र होता है वो सुविधा के अनुसार उन केंद्रों का बंटवारा किया जाता है। तो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब हम ये देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हमारी शासन व्यवस्था में समाहित है, या कौन कौन से लक्षण हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था में विद्यमान हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसके लिए सर्वप्रथम शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है और ये 3 सूची है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्रीय सरकार को होता है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन पर दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति है, तो दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद है या एक ही विषय पर संघ सरकार भी कानून बना लेती है और राज्य सरकार भी कानून बना लेती है, तो वहाँ पर जो है संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अर्थात समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार का ही अंतिम अधिकार होता है। उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषता होती है वो है संविधान की सर्वोच्चता। यानी यदि शक्तियों का विभाजन के लिए किसी विषय पर कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है या अपने क्षेत्राधिकार को लेकर दोनों के बीच में मतभेद पैदा होते हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, तो कौन सही है और कौन गलत है ये हमें संविधान बताएगा। और संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान जो कहता है वही हमें मानना होगा। यानी कि संविधान की सर्वोच्चता बताई गई है। संविधान सर्वोच्च होगा और अंतिम रूप से संविधान ही इस बात का निर्णय करेगा कि किसके अधिकार क्षेत्र में क्या है। इसके साथ ही यदि संघ सरकार द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो संविधान की भावना के प्रतिकूल है या संविधान के विरुद्ध है, तो उस कानून को अवैध घोषित करने के लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यानी कि न्यायपालिका सर्वोच्च होगी। न्यायपालिका का जो निर्णय होगा वो सर्वोच्च निर्णय होगा और उसको हमें स्वीकार करना होगा। न्यायपालिका एक तरह से संविधान की व्याख्या का कार्य करेगी। उसके साथ ही संघात्मक शासन व्यवस्था में ये भी एक जरूरी बात है कि जो संविधान है वो लिखित होना चाहिए और कठोर होना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार की मतभेद की स्थिति में हर चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए कि किसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या बातें हैं
कौन किस विषय पर कानून बना सकता है, कौन किस विषय पर कानून नहीं बना सकता, ये सारी बातें लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बिना लिखी हुई बातों को मानना मुश्किल है। इसलिए सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई होनी चाहिए। अतः हमारा जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है, लिखा हुआ है। और संविधान कैसा होना चाहिए? कठोर संविधान होना चाहिए, क्योंकि यदि संविधान सरल संविधान है, संविधान में संशोधन की दृष्टि से संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक सरल संविधान होता है और दूसरा कठोर संविधान होता है। तो सरल संविधान वो होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, और कठोर संविधान वो होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो संविधान है वो एक कठोर संविधान है। सरल संविधान भी है, लेकिन उसके साथ में हमारा संविधान कठोर संविधान भी है। महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं उनमें आसानी से संविधान में संशोधन, उनके बारे में आसानी से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा संविधान एक कठोर संविधान है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। उच्च सदन का राज्य सदन होना। हमारे भारतीय जो संसद होती है, उस संसद का जो उच्च सदन होता है, अर्थात जो राज्यसभा होती है, वो राज्यों का सदन होता है। उसमें राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं, और हालांकि ये अलग बात है कि ये राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्य के समानता के सिद्धांत पर न होकर और जनसंख्या के आधार पर वो प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जो उच्च सदन होता है वो राज्यों का सदन होता है। इसका आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण विद्यमान हैं। अब हम इन बातों को देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी वो उसका झुकाव जो है, उस शासन व्यवस्था का झुकाव एकात्मकता की ओर है, अर्थात शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये जो बातें हैं वो है इकहरी नागरिक। संघात्मक शासन व्यवस्था में आमतौर पर दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता को, तो राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भारत में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। नंबर 2, जैसे कि अभी अपने संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों में पढ़ा है, शक्तियों का बंटवारा। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि शक्तियों का जो बंटवारा है वो केंद्र सरकार के पक्ष में है, क्योंकि एक तो महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची में रखे गए हैं, संघीय सूची में ज़्यादा विषय भी हैं और उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर भी दोनों के बीच में यदि कोई विवाद होता है या एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का मान्य होगा, यानी जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही मान्य होगा। अर्थात समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने की जो अंतिम शक्ति है वो केंद्र सरकार की होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा भी जो है केंद्र सरकार के पक्ष में है। इसके साथ ही जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी केंद्र को प्राप्त है, न कि राज्य को। संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है, उस संघात्मक शासन व्यवस्था का जो आदर्श रूप है वो ये कहता है कि राज्य और केंद्र दोनों का अलग अलग संविधान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भारत में सिर्फ एक ही संविधान है, राज्य और केंद्र दोनों का संविधान एक ही है, अलग अलग संविधान नहीं है। इसके साथ ही जो राज्य की सीमाएं हैं उनमें भी केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना सकती है।
किसी राज्य का जो क्षेत्रफल है उसमें कमी या वृद्धि भी कर सकती है। उसके बाद में हमारी जो न्याय प्रणाली है वो भी एकीकृत न्याय प्रणाली है। साथ ही संकटकालीन जो शासन व्यवस्था होती है या संकट काल में जो प्रावधान होते हैं वो पूरी तरह से एकात्मक शासन की ओर हमें ले जाते हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये जो आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं, तो इन आपातकालीन प्रावधानों के लागू होने पर हम पूर्ण रूप से जो है एकात्मक शासन व्यवस्था में चले जाते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो उसका राज्यों का प्रशासनिक नियंत्रण भी केंद्र के पास चले जाता है। 356 के अंतर्गत राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 360 के अनुसार जो है वित्तीय आपातकाल लागू होता है, और वित्तीय आपातकाल लागू होने पर वित्तीय संकट की स्थिति में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर भी केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अतः संकट काल में भी हम एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनके संबंध में भी एकीकृत व्यवस्था की गई है, जैसे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा, IAS, IPS, ऐसी जो प्रशासनिक सेवाएं होती है इनकी जो है भर्ती केंद्र के द्वारा होती है, और इनकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार में वो की जाती है। इसके साथ ही राज्यों में केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है, और ये जो राज्यपाल होता है वो एक तरह से केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों पर एक तरह से नियंत्रण रहता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल ही यदि ये अनुशंसा कर दे कि राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं, राज्य में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करना कठिन है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो भी आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर राज्यों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं, आर्थिक सहायता दी जाती है, और इस आर्थिक सहायता के लिए, इस अनुदान के लिए राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार के ऊपर आश्रित होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण होता है वो है राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व, जैसे कि अमेरिका में चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको जो है समान संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, तो सभी राज्यों को जो बराबर प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, ऐसा प्रतिनिधित्व वहाँ पर भारत में ऐसा प्रतिनिधित्व राज्यसभा में राज्यों को नहीं दिया गया है। कई राज्य सरकार के द्वारा पारित कई विधेयक ऐसे होते हैं, आमतौर पर राज्य के विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद में कानून बन जाते हैं, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखना पड़ता है, और जब उन पर राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करता है तभी वो कानून बन पाते हैं। अभी हमने ये कहा पहले कि भारतीय संविधान कठोर संविधान है। ठीक है कि भारतीय संविधान कुछ विषयों को लेकर कठोर संविधान है, लेकिन अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान भी है, सरल संविधान भी है। यानी कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इस आधार पर हम
ये कह सकते हैं कि ये जो अंतरंग तत्व ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण विद्यमान हैं। धन्यवाद।